जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्ताना विषय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं। हाँ, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन क्या होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है यार। मैथमेटिक्स में इसको मैथमेटिक्स का फादर बोल दिया जाता है कई बार, कैलकुलस का। ठीक है, कैलकुलस के फादर कोई और हैं, लेकिन टॉपिक के मामले में ये है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। इंटीग्रेशन में भी अलग अलग टाइप हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आपका क्या बोलते हैं बीटा गामा फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, अरे भाई साहब बहुत कुछ है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब चीजों को पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कराएंगे। मुझे पता है ना तुम्हारे बारे में, तुम चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं, है ना। तो जल्दी जल्दी कराएंगे और प्रॉपर तरीके से कराएंगे। लेकिन तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है, इसमें हम ये बताएंगे, पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इसमें हम ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद में बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके पहले डिक्टेट करते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पहले तो हिंदी में मतलब याद रखिएगा, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको समाकलन। समाकलन, ठीक है, हिंदी अच्छी है मेरी, ऐसी बात नहीं है। समाकलन एक और नाम से भी जाना जाता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव या समाकलन। देखो, डेरिवेटिव का काम क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का काम ये होता है कि अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट दे रखा है या बहुत ही बड़ा कर्व दे रखा है, ऐसा एक कर्व दे दिया टेढ़ा मेढ़ा सा बना के, है ना। तो वो क्या करेगा, पूरे कर्व के किसी पॉइंट पे वो टेंजेंट की वैल्यू या किसी एक पॉइंट पे उस कर्व का नेचर देखना चाहेगा। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टेंजेंट निकालना है, सेकंड निकालना है ना, क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है, वो सब ऐसे छोटी सी पॉइंट पे एक वैल्यू देखते हैं। यानी वो बड़े कर्व की या बड़े ऑब्जेक्ट को के एक छोटे से पॉइंट पे या छोटे से टाइम पर उसका रेट ऑफ चेंज बताता है। हाँ या ना? ये कौन करता है, ये करता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का काम ये होता है कि एक बड़ा सा अगर आपको कोई चीज दे रखी है तो उसके छोटे से पॉइंट पे या छोटे से जगह पर हम क्या करते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि वो क्या कैसा बिहेव कर रहा है। इंटीग्रेशन इसका उल्टा है। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपको एक छोटा सा पॉइंट दे दिया जाएगा और उस पॉइंट का एक्सपेंशन करा जाता है। एक्सपेंशन यानी उसको बढ़ाया जाता है। तो उसको बढ़ाया जाता है और वो बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के वो कर्व पे क्या इफेक्ट डालता है वो देखा जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इसको दो तरीके से, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, दो जगह पे पढ़ा जाता है ना। तो अभी हम अगर बात करें 2D के बारे में, तो 2D में दो एक्सिस है हमारे पास में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। तो 2D में इसका जो यूज है ना, 3D में जो है वो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, 2D में जो इसका यूज है वो है एरिया निकालने में। क्या निकालने में? एरिया निकालने में इसका यूज है। तो अगर आपको कोई भी कर्व दे रखा है, जैसे टू डायमेंशनल एक्सिस है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने क्या करा, एक कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व बना दिया। अब वो कर्व कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कर्व में यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनाऊं। ऐसा भी हो सकता है कर्व का मेरे को एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो भी चलेगा। तो अगर सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया है, ये पॉइंट है ए, एक मिनट, ये पॉइंट है ए, और सपोज करिए ये वाला पॉइंट जो है बी है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए है। तो इंटीग्रेशन करता क्या है, अगर मान लेते मैंने आपसे बोला कि ये जो एक कर्व बन रहा है, तो इतना एरिया बन रहा है, यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है, बताओ मुझे कि ये एरिया कितना है। तो अगर ध्यान से देखो तो एक रेगुलर फिगर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल है या एक सर्कल है या एक ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल का तो मैं एरिया निकाल लूंगा, रेक्टेंगल का भी निकाल लूंगा, सर्कल का भी निकाल लूंगा पाई आर स्क्वायर करके, है ना, इसका एल इंटू बी करके निकाल लूंगा मैं, है ना। ट्राइंगल का वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लूंगा, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपके पास में इरेगुलर कर्व दिख रहा है यहाँ पे, जो कि कोई एक फिगर के जैसा नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालें। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो बहुत सारे अजम्पशंस लिए गए, लेकिन फिर लास्ट में एक चीज काम आई। लास्ट में ये चीज काम आई कि कैलकुलस ये कहती है कि कोई भी कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट्स का। जैसे ये कर्व है, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, जैसे सपोज करिए कर्व जो है उसको मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इसको बना रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे एक्स एक्सिस पे भी,
है ना, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, और कर्व पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे ए से लेके बी तक, है ना। तो अगर मैं क्या करूँ, एक पॉइंट को उठा के एक्सपेंड करना शुरू करूँ। अब 2D में एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन ये होता है जैसे एक पॉइंट है तो या तो वो ऐसे एक्सपेंड होगा, इस डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा, या तो ऊपर और नीचे एक्सपेंड होगा। दो तरीके से एक्सपेंड होता है ना। 2D में दो ही तरीके से एक्सपेंड होगा ना एक पॉइंट, एक इधर ऊपर नीचे, एक राइट लेफ्ट, है ना। तो अगर सपोज करो मैं इसको ना नीचे वाले पॉइंट पे लिया, ये वाले पॉइंट को, और मैंने इसको ऊपर ऐसे एक्सपेंड करना शुरू करा, तो एक लाइन ड्रॉ करेगा और ये ऊपर जाके इस कर्व पे टच हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक और पॉइंट उठाया, इसको ऐसे एक्सपेंड करना शुरू करा, एक्सपेंड, लाइन ड्रॉ करी इसने भी, ठीक है, मेरे से सीधी लाइन भी नहीं बन रही, बताओ। एक लाइन ड्रॉ करी, ये ऊपर जाके ऐसे टच हुआ, फिर हमने ऐसे ही पॉइंट को उठाया, एक लाइन ड्रॉ करी, ऊपर टच करा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट उठा लिए मैंने, बहुत सारे, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं। मान लेते हैं इसके बीच में एक और पॉइंट उठा लिया, फिर इसके भी बीच में एक और पॉइंट उठा लिया, और सबको मैंने एक्सपेंड करा। तो जब हम एक पॉइंट को एक्सपेंड करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मोटे उससे बनाता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट को अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, सपोज करो ये पॉइंट है, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ध्यान से देखना इतने मोटे में भी सीधी लाइन नहीं बन रही मेरे से, ठीक है, ऐसे, मतलब ये वाले पॉइंट पे यहाँ तक, ठीक है। अगर मैंने एक्सपेंड करा तो आप इसको जरा अगर ध्यान से देख पाएंगे, तो ये एक तरह का ना, मैं इसको कट करना शुरू करता हूँ यहाँ से, एक मिनट रुको जरा। सपोज करो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करा, यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करा, तो ये एक तरह का ना रेक्टेंगल जैसा दिखेगी, ये लाइन दिख रही है क्या, देखो जरा रेक्टेंगल जैसी लग रही है। मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया आपको, है ना, ये एक रेक्टेंगल जैसी है। इस रेक्टेंगल की कुछ विड्थ होगी, और इस रेक्टेंगल की कुछ जो होगी वो लेंथ भी होगी, हाँ या ना। सपोज करो एफ एक्स इसकी लेंथ है, f1x या कुछ और इसकी लेंथ है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना बड़ा आसान है। क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर f1x होगा इंटू डेल एक्स होगा, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। सपोज करो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल ए से बी तक हमने क्या करे, बहुत सारे रेक्टेंगल को का हमने एरिया निकाल लिया। एरिया निकाल के इन सबको हमने क्या करा, ऐसे मान लेते हैं ये तो एक डेफिनेट कर्व है, ए से बी पॉइंट है। सपोज करो मैंने क्या करा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट के लिए, 1 से लेके इंफिनिटी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट के लिए, ठीक है, एफ एन एक्स डेल एक्स की फॉर्म में मैंने क्या करा, इस बहुत सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सबको ऐड कर लिया। यानी ऐसे मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, और सबको ऐड कर लिया। तो अगर मैं सबको ऐड कर लूंगा सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के, ए से बी या किसी भी कर्व के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सबको एक्सपेंड करके रेक्टेंगल बना के अगर मैंने एरिया निकाल लिया, इसको 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 और सबको ऐड कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा मेरे पास में। ध्यान से सोचो, क्या ये बात सही है कि अगर मैं ऐसे 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 बहुत सारे रेक्टेंगल बना के सारे रेक्टेंगल को ऐड कर दूं, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना दिए, सारे रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दिया, तो ऐसा एक पॉइंट, ऐसा कुछ होगा कि ये सारा का सारा कर्व जो है, वो सारे का सारा कर्व जो है वो सबका पूरा का पूरा कर्व का एरिया आ जाएगा। होगा या नहीं होगा, देखो जरा, हो रहा है क्या ऐसा। ऐसे मैं बहुत सारी लाइंस खींच रहा हूँ, बहुत सारी लाइन खींच रहा हूँ, सारी लाइन को जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ दिया, तो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो इस कर्व का एरिया ही होगा ना। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करते हैं, एक पॉइंट को उठा के, ठीक है, उसको एक्सपेंड करते हो, और एक्सपेंड करके आप उसको जोड़ देते हो। तो जोड़ देते हो, जब आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ देते हो, तो जो चीज मिलती है वो इंटीग्रेशन की या एरिया की वैल्यू मिलती है। इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन एक्स डेल एक्स लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा फॉर्मल फॉर्म में इसको ये वाले सिंबल से डिनोट करा जाता है। तो ये जो दिख रहा है ना, इसका मीनिंग यही है, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये पूरे कर्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्स के पॉइंट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये जो है इसको बोला जाता है इसका समाकलन करना या एंटी डेरिवेटिव करना, यानी एक पॉइंट को उठा के एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो जनरली काम हमारा ये होता है इंटीग्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है उसका ग्राफ ये था जो मैंने अभी बनाया था ना, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का ग्राफ था, कि अगर आपको एक पॉइंट और बाद का पॉइंट, यानी इंटीग्रेशन की या कर्व की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, तो
ऐसे कर्व को बोला जाता है डेफिनेट कर्व, और ऐसे कर्व के जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर सपोज करो अगर आपको कर्व का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ऐसा हो सकता है कर्व का अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, कर्व ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है पीछे तक, है ना, तो चलता जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंडिंग पॉइंट क्या है, तो ऐसा कर्व कहा जाता है इंडेफिनेट कर्व, और उसकी इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है जनरली ये वाला होता है, और अगर किसी फंक्शन का कर रहे हो तो उस फंक्शन को इसके अंदर लिखा जाता है, और उसके बाद में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे सपोज करो अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसको dx लिखा जाता है, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसको dy लिखा जाता है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसको dz लिखा जाता है। तो मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर? अब क्योंकि मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन से इसमें उल्टा प्रोसेस है, इसलिए इसमें एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे जो डिफरेंशिएशन के उल्टे या उससे मिलते जुलते फॉर्मूलाज होंगे। तो जनरली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल x है उसकी पावर n दे रखा है dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n आगे आता था, एक पावर कम हो जाती थी, यही होता था ना। इंटीग्रेशन में होता क्या है कि n आगे नहीं आता, n डिवाइड में आ जाता है और पावर बढ़ा के आता है, तो यहाँ पे पावर कम नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है x रेज़ टू पावर n+1 हो जाता है, और नीचे n+1 आ जाता है, n+1 आता है, याद रखिएगा, ठीक है, n+1 आ जाता है, और प्लस c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसके साथ में लिख दिया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ में लिख दिया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। आप जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू पावर 2 का, तो 2 का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इसका मतलब ये होगा x रेज़ टू पावर 2+1/2+1 प्लस सी, यानी x रेज़ टू पावर 3/3 प्लस सी हो जाएगा। सपोज करो आपको x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये कुछ इस तरीके से कहलाता है x रेज़ टू पावर 5+1/5+1 प्लस सी होता है, जिसको हम x रेज़ टू पावर 6/6 प्लस सी लिख सकते हैं। x रेज़ टू पावर 6 का करना है सपोज करो, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, 6+1/6+1 प्लस सी हो जाएगा, यानी x रेज़ टू पावर 7/7 प्लस सी होगा। तो आपका एक चीज तो बहुत ही अच्छे से दिमाग चलता है कि आप ये प्रोसेस तो सीख गए हो कि इसमें पावर हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, 1 पावर इंक्रीज करनी ऊपर और वही नंबर को नीचे लिख देना है, और जैसे आप इसको करोगे तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। बस आपके दिमाग में एक चीज घूम रही है, सर ये सी क्या है, ये सी को क्यों लिख रखा है यहाँ पे। जनरली क्या होता है कि जब आपको ना कोई कर्व दे दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपको एक कर्व दे रखा है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आपको ये बोल रखा है y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू कोई हमारे पास में कर्व है x रेज़ टू पावर 3+4, और ये पहला वाला कर्व है f1x बोल रहा हूँ, और f2x जो है वो मेरे पास में सेकंड कर्व है x रेज़ टू पावर 3। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, f डैश x जो आता है वो हमारा आता है 3x²। ओके, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव आता है 3x²। ओके, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये चीजें वापस आनी चाहिए, है ना, यही होता है ना, यही होता है ना। तो अगर सपोज करो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, पहले वाले का दूसरे वाले का, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ f1 डैश x का मीनिंग क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, ये करना चाहता हूँ। तो 3 का नहीं करना आपको, जैसे डिफरेंशिएशन में 3 बाहर निकाल देते थे ना, वैसे यहाँ पे भी 3 बाहर निकाल देंगे, आप x² का करोगे। तो x² का जब इंटीग्रेशन करते हो आप, सपोज करो आपको कांस्टेंट c नहीं लगाना, तो फिर क्या होगा, 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इतना होगा, इससे इसको काटोगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। ओके, इसका करना जरा इंटीग्रेशन ऑफ f2 डैश x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, है ना। तो जब हम इसका करेंगे तो इसका भी x³ ही आ रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम कांस्टेंट c नहीं लगा रहे हैं तो इसका आंसर ऐसा और ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, अगर आपने नोटिस करा हो तो। पहले वाले में क्वेश्चन में जो फंक्शन था वो था x रेज़ टू पावर 3+4, सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो फंक्शन था वो था x रेज़ टू पावर 3। जब हमने इसका डेरिवेटिव करके दोबारा से इंटीग्रेशन करा तो हमारे को एग्जैक्ट फंक्शन वो वाला ऊपर वाला सेकेंड वाले में तो मिल गया है, लेकिन फर्स्ट वाले में वापस नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है, क्योंकि कांस्टेंट वाला पार्ट जो है वो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये c क्यों लगाया जाता है इंटीग्रेशन में, मैं आपको बताता हूँ। c इसलिए लगाया जाता है
कि अगर कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्ट है जो डिफरेंशिएशन करते हुए कट गया है या जो इंटीग्रेशन करते करके नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसको डिनोट करेगा वो ये वाला सी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सी है ना, ये इस 4 को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये जो सी है ये 0 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सी लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट हो कर्व में तो उसको वो डिनोट कर दे, ठीक है, उसको वो क्या कर दे, डिनोट कर दे, या कोई फंक्शन में एक्स्ट्रा पार्ट हो तो उसको डिनोट कर दे। जैसे +4 है, आप इसका डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करोगे तो +4 थोड़ी ना वापस आएगा, है ना। तो +4 वापस नहीं आएगा तो उसके लिए सी लगा दिया जाता है कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्लियर? अच्छा, तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर n का कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। ठीक है, पहली क्लास होती है थोड़ी सी ऐसी ही जाती है मेरी, टाइम ज़्यादा लेता हूँ समझाने में, है ना, बाकी क्लासेस से नहीं लूँगा मैं, ठीक है, ऐसा मैं भरोसा दिला सकता हूँ बस तुम्हारे को। सेकंड ये होता है कि कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन जैसे सपोज करो 1 का करना हो तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आपको x का करना हो तो ये होता है x²/2 प्लस, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन जैसे सपोज करो e⁻x का करना हो तो e⁻x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है 1/x का करना हो तो वो log x होगा, याद रखिएगा, और मॉड के साथ में लगेगा क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू पे हम रियल वैल्यू पे डिफाइन नहीं करते। नेगेटिव वैल्यू के लिए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू देता है log ना, तो रियल वैल्यू नहीं देता, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आपको जैसे इंटीग्रेशन करना है, आपको किसी e⁻, सपोज करो कोई नंबर दे रखा है जैसे 3x 2x या कुछ भी ax, इसका करना है तो याद रखिएगा a जो होता है वो डिवाइड में आता है और इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है e⁻ax अपॉन में a हो जाता है प्लस c। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे सपोज करो कोई ऐसा आ गया e⁻3x का इंटीग्रेशन करके बताओ कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली e⁻3x लिखना है और अपॉन में 3 लिख देना है प्लस c। जैसे e⁻5x का इंटीग्रेशन पूछा मैंने आपसे, आपको क्या करना है, e⁻5x लिखना है और अपॉन में 5 लिख देना है प्लस c। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा e⁻−x का क्या होगा, तो नीचे -1 आ जाएगा, -1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आ रही, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट आता है a⁻x का कभी भी करना हो आपका इंटीग्रेशन तो होता है a⁻x अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी होता है, जिसको हम चाहें तो a⁻x लॉग बेस ए ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके होते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, ठीक ना। तो ऐसे भी अगर मैं मान लेते हैं लॉग का बेस चेंज करूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, नहीं करूंगा तो नीचे रहेगा ये। तो ऐसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। बाकी मैं आपको ना इसकी पूरी लिस्ट दे देता हूँ ताकि मेरा लिखने का काम बचे और आपका भी नोट करने का काम बचे, ठीक है। तो ये रही लिस्ट। अब इस लिस्ट में आपको क्या दिखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज दिखेंगे, आप देख पा रहे होंगे। अगर कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, गलत लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो पूरा लिखा हुआ है, जो सही लिखा हुआ है, उनको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये 4 को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखो, सबसे पहले x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, e⁻x का e⁻x, इसका मैंने बता दिया। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस होता है, sin x माइनस कॉस x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है। तो उल्टा होता है ना, जैसे cos x का माइनस sin x होता था, याद करो आप डेरिवेटिव में, यहाँ पे sin x का माइनस cos x होता है ना, प्लस c तो लगाओगे। cos x का जो होता है वो sin x होता है, sec² x का होता है tan x, cos x² x का होता है माइनस का cot x। फिर अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन करना पड़े, ध्यान से सुनना, tan x के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है log sec x, एक होता है माइनस का log cos x, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था इसके ऊपर, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुमने फॉर्मूला ही गलत लगा रखा है, तो उन्होंने फॉर्मूला कुछ और ही लगा रखा था। तो log sec x होता है और माइनस का log cos x होता है, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट cot x का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये भी दो फॉर्मूला देता है, log sin x होता है या तो माइनस का log cos x होता है, तो प्लस का sin x या तो माइनस का cos x, ऐसे याद रखना। फिर sec x का कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो इसके भी दो फॉर्मूले हैं, जिसमें जनरली हम नीचे वाला ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला देखो जरा, ऊपर वाला आपको जनरली एनसीईआरटी वगैरह में मिलेगा देखने को। ये होता है log mod sec x प्लस tan x, और नीचे वाला जो है वो है log tan pi/4 प्लस x/2। एक्चुअल में क्या होता है, sec x प्लस tan x ना एक ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan pi/4 प्लस x/2। ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है ये,
ठीक है। जब आप छोटी क्लासेस को पढ़ाओगे ना, मान लेते हैं आप 12th वगैरह को पढ़ा रहे हो, छोटी मोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा देखने को, ठीक है ना। कोई ML अग्रवाल की बुक से पढ़ा लो या RS अग्रवाल की बुक से पढ़ा लो, तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। sec x प्लस tan x का जो रिजल्ट होता है वो होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस लगता है, प्लस होता है तो प्लस लगता है। तो उसकी हेल्प से क्या होता है ना, log sec x प्लस tan x है, तो हम tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही cosec x माइनस cot x जो होता है वो cosec x का होता है log में, इसको log tan x बाई 2 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज याद रखिए, cosec x माइनस cot x का फॉर्मूला है ये tan x बाई 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके आ जाता है, वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस उन्हीं को थोड़ा सा एडजस्ट करके बन जाते हैं सारे के सारे आंसर। ठीक है, उसके बाद में sec x tan x का कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो sec x प्लस सी होता है, cos x cot x का इंटीग्रेशन करना हो तो माइनस cos x प्लस सी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? ओके, अभी इसमें डिवाइड वाले जो फॉर्मूले हैं इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज की जो क्लास होगी वो हम इतने पे ही रखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसके फॉर्मूले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है वो कर लो। हम सिर्फ इतने फॉर्मूलाज के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जितने मैंने अभी तक बोले ना, बस इतने के ऊपर ही। ठीक है, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलो, तो पहले तो हम आपको ये सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन होता कैसे है आज की क्लास में, और फिर हम उसको एक एक करके बढ़ेंगे आगे, है ना। तो देखो, पहली क्लास है, सबसे पहले तो हम आपको इंटीग्रेशन बताते हैं। जैसे आपको कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और इंटीग्रेशन में आपको एक एक करके लेयर बाय लेयर सीखना है। ठीक है, वरना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज। सबसे पहले, जैसे कभी भी आपको एक कोई भी फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका मीनिंग पहले समझिएगा। इसका मीनिंग होता है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और इसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो इसका मीनिंग मीनिंग पहले बता रहा हूँ आपको, लिखना ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, फिर 2 को बाहर निकाल के एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपसे ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो इसका करना क्या है, एक्स की पावर 2 प्लस 1, एक पावर बढ़ा देनी है, फॉर्म में 2 प्लस 1 कर देना। कैसे, ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, एक्स रेस टू पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, प्लस सी तो लगाते रहेंगे, बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर? फिर 2 को बाहर निकालो, इसका x का करेंगे तो वही x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस सी लिखो, और जो जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो। जैसे एक्स क्यूब अपॉन 3 बन रहा है, 2x स्क्वायर बाई 2 बन रहा है, x बन रहा है, c बन रहा है, इससे इसको काट दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर एक्स सी। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख भी रहा होगा, तो ठीक है, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। जब भी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और इस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको 2 दिख रहा है तो 2 का और कभी आपको 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई में दिखेगा तो उसको बाहर निकालो एक तरह से, बस इसका करना है आपको। अब इसको जब आप इन जनरल करोगे सॉल्व, तो आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। देखो, एक्स स्क्वायर का करोगे तो आप ऐसे लिखोगे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2x स्क्वायर 2x का करोगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, मतलब एक पावर यहाँ पे बढ़ाओ एक पावर यहाँ, फिर 1 का x प्लस सी। तो एक लाइन में इसको ऐसे खत्म करना है आपको, ठीक है ना। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? पक्का? चलो फिर थोड़ा सा और बताते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये है, आपसे बोल रखा है e रेज़ टू पावर 2x प्लस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो स्टार्ट करेंगे। जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे तो उनको जनरली हम आई से डिनोट करेंगे, आई मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आई का आगे बहुत यूज है, तो आप अभी से आई से डिनोट करना शुरू करना है इसको ना, ठीक है ना। तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो e रेज़ टू पावर 2x का कैसे करना है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, e रेज़ टू पावर ax का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि इसको ना e रेज़ टू पावर ax को ऐसे लिखना होता है, अगर a कोई नंबर है तो उसको नीचे लेके आना है, नीचे लेकर आना है, और इसको ऐसे लिखोगे तो आप पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये i की वैल्यू आ रही है e रेज़ टू पावर 2x, नंबर जो भी है उसको नीचे लिखना है। x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का होता है x प्लस सी।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम देख लें बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए इंटीग्रेशन में मैंने आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला तो अभी तक बताया नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, एक आंसर बना के रखिएगा अपने पास में। क्या आता है इसका आंसर, दे रखा है इंटीग्रेशन में sec x ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x, ठीक है, dx। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sec x tan x। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद रखना उसका इंटीग्रेशन होता है tan x, प्लस सी तो लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपको ये सोचना है sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, वो sec x होता है ना। तो ये हो गया क्या, ये sec ये सॉरी ये tan x हो गया, ये क्या हो गया, ये sec x हो गया, प्लस सी लिखो, आपका आंसर खत्म। तो कौन सा ऑप्शन के जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए के जैसा लग रहा है हमको। समझ में आया, आसान है ना। अब इंटीग्रेशन में एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं ना, तो इसमें हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। इन सबको सॉल्व करने के तरीके होते हैं, मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम डिवाइड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, डिवाइड के लिए जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता था, वैसे इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइड के लिए अलग से फॉर्मूले दे रखे होते हैं, ठीक है, नहीं होता, तरीके होते हैं करने के। डिवाइड वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आया। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला होता था ना, यू और वी में पढ़ा होगा आपने, है ना, ये वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। तो जी एक्स से स्टार्ट करो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करो, है ना, फिर माइनस एफ एक्स करो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करो, अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर कर दो। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं। तो जब भी आपके पास में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं ना डिवाइड को लेकर, तो उनको फिर अप्रोच करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं, पहला तरीका तो, अगर कोई बेसिक चीज आ रखी है, तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप क्या करो, एलसीएम ब्रेक कर लो। क्या कर लो, एलसीएम ब्रेक कर लो। एलसीएम ब्रेक करके आपका आंसर निकल जाता है। तो पहले हम आपको एलसीएम ब्रेक करने के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है dx। आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि डिवाइड का तो फॉर्मूला होता नहीं है, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ब्रेक कर लेना है। तो एलसीएम ब्रेक करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है, अगर सिंगल नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो इस नंबर को या जो भी लिखे हुआ है, इसको हर बार सबके साथ में मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लिख दो। यानी एक्स क्यूब के साथ में भी लिख दो, 5x स्क्वायर के साथ में भी लिख दो, और 4 के साथ में भी लिख दो। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, जो बच रहा है उसका इंटीग्रेशन कर दो। मतलब करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इसको सबके साथ में डिवाइड में लिख दो, एलसीएम ब्रेक हो जाता है। बस सिंपल सा काम होता है, आपको इसको ना सबके साथ में डिवाइड में लिख देना है बस, ठीक है। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर के साथ में डिवाइड में लिखोगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक्स बचेगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे आप सर 5 बचेगा। माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है। क्या ये बात सही है। अच्छा, अब दो तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं। जैसे x का भी होता है तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। 5 का इंटीग्रेशन जैसे अगर आपको करना है ना, तो आपको याद रखना है 5 इंटू 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है। यानी अगर जैसे कोई भी नंबर दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करना, तो उसके पीछे x लगा दो बस, बस 5x प्लस सी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन 5x हो गया। इसमें कैसे करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 4 का तो करेंगे नहीं, एक्स रेस टू पावर माइनस 2 है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो एक्स रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 ऐसे करोगे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा के। एक्स रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और 4 को मैंने बाहर निकाला, 4 का नहीं करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एक्स रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 था, उसको मैंने सही सॉल्व करके बाहर निकाल दिया, उसको प्लस का कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसको चाहूँ तो मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स
प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, है ना? तो कौन सा आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर आंसर आ रहा है। समझ में आया? पक्का? चलो बढ़िया है। तो इसमें अलग अलग तरह के ना फंक्शंस आते हैं। जैसे मान लेते हैं कई बार एक तो ऐसे आ गया डिवाइड में, एक बार कई बार ऐसे भी आता है कि जैसे इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 का, सपोज करो। तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 का अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें देखो, अब आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल हमारे को पता था कि इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो ऊपर तो एक ही फंक्शन है एक्स, नीचे एक्स प्लस 5, नीचे 2 लिखे हैं। अब क्या करें? अगर दोनों की पावर सेम है, देखो दोनों की पावर 1 1 है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मान लेते हैं इसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना सकते हो। नीचे वाले के जैसे मतलब क्या है? ऊपर जैसे x से नीचे x प्लस 5 है, तो ऊपर 5 ऐड कर दो और 5 ही क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है? अब इससे फायदा क्या होगा? अब एक बार आप इसको ब्रेक करेंगे और एक बार आप इसको ब्रेक करेंगे। तो जैसे आप ब्रेक करेंगे, देखो जरा, ये कुछ ऐसे बनेगा कि इंटीग्रेशन में x प्लस 5 अपॉन में कितना? x प्लस 5, है ना? फिर माइनस 5 लगाओ अपॉन में x प्लस 5। आगे बात समझ में, है ना? तो इससे देखो ये कट हो रहा है, तो कुछ ऐसा आ रहा है 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है? अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार 1 का इंटीग्रेशन करना है, एक बार जैसे आपने 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, log x होता है वो, है ना? तो ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का कर देना, 5 का तो होता नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का कर देंगे आप। तो कुछ इस तरीके से बनेगा i इज इक्वल टू एक्स, 1 का x होता है माइनस 5 log x प्लस 5 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इट इज अप टू यू कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहते हो। जब भी हम डिवाइड वाले क्वेश्चन करेंगे, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में ना अप्रोच करने के तरीके बहुत अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देख के हमारे को समझना है, उसके बाद में हमारे को उसको ना अप्रोच करना है। समझ गए? अब देखो, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स प्लस सी है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी है, एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 प्लस 5 एक्स प्लस सी है। ये आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना? और आप इधर भी फोकस कर सकते हो। देखो जैसे अगर मैं करूंगा, आप ट्राई करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 1 बच रहा है, प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 ये भी बच रहा है। ठीक है? यानी इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। ठीक है? अब नीचे है एक्स माइनस 1, उसको एज इट इज लिख देते हैं। और अब ध्यान से देखो, दोनों में फिर एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बच रहा है अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स। इससे इसको कट कर लो तो ये हो गया इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गई। अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, तो फंक्शन की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप जो है बिल्कुल बढ़िया करेक्ट आंसर देगा इसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन में ये नहीं है कि यार तुम्हारे को एक ही तरह से रट्टा मार के चलना है कि ये वाला टाइप है तो ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं। अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा लगता है यहाँ पे। ठीक है? तो हम अब इसको ना अलग अलग तरह से क्वेश्चन देते रहेंगे आपको, आप इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। जैसे कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आप अपने अकॉर्डिंग पहले बना लो, आपसे नहीं बनता तो मेरे को बताना ही है ना, कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है? पहले लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्राई करिए, देखिए कि आपसे क्या आंसर निकलता है। ठीक है ना? तो पहले तो आप जैसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ एक आंसर निकाला होगा। 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है? क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे पहले हम। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर tan x होता है। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर cot x होता है। मतलब cot x, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो माइनस cot x होता है। ठीक है? तो अगर मान लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का करना है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा फिर उस केस में।
यहाँ पे प्लस कॉट एक्स इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है ना, प्लस कॉट एक्स। और अभी इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये चारों ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लो टेन एक्स को, है ना, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा और देखो, इसका एलसीएम ले सकते हैं, इससे इसकी और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे बनेगा ये। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, बिल्कुल सही 1 होता है, अपॉन में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो अभी भी ये आंसर नहीं बन रहा है, हर आंसर में 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा नीचे, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये होता है साइन 2x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर देंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अपॉन साइन 2x, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचाओ तो ये हो गया 2 साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 2 कोसेक 2x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे को दिख भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हल वाला लगा ये क्वेश्चन, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये है, ये कौन सा उसमें पूछा गया है, अभी देखते हैं जरा एक मिनट ना, ठीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, 841 है, यूथ कंपटीशन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना कौन सा अंदर कौन से ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा था, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टेन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी माइनस टेन एक्स प्लस कॉट, चौथा दे रखा है टेन एक्स, ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या सीखा है, अगर ऐसे होता है तो इसको एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, ये अभी तो सीखा ना, तो एक बार इसके अपॉन में लिख दो, एक बार इसके अपॉन में लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे आप लिखोगे इससे ये कट हो रहा है 1 टाइम, इससे ये कट हो रहा है 1 टाइम, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और अभी तो थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करा था हमने, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, डी एक्स सेक टेन नहीं सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। तो बस ये देखना सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, माइनस कॉट का होता है, तो माइनस कॉट होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका आंसर आ रहा है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इसका फिर से करेक्ट आंसर है। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से एक, ठीक है। हम देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना होता है। इसको आप बनाओ, बना के पता लगेगा तुम्हारे से होता है या नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते उसके ऊपर भी तो डिपेंडेंसी है ना, अगर आप कर पाओगे तभी तो इजी है वो, अदरवाइज थोड़ी ना इजी है वो, है ना, समझ गए ना बात मेरी। चलो तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो करना क्या है, 1 को आप कंसिडर कर लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस करके, इसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में, सॉरी इंटू में, बैक हो जाओ, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करना हमें सीधा इस पर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसा लिख सकते हैं dx। तो देखो इससे ये कट हो रहा है 1 टाइम, इससे ये कट हो रहा है 1 टाइम, तो ये मिल रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा हमने, है ना, तो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स
प्लस cosec स्क्वायर एक्स। तो मैं एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, ये tan x होता है, ये माइनस का cot x होता है, और किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हम ध्यान से देखिए, तो इसका ऑप्शन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर रहा था मैं, कलर चेंज हुआ नहीं, अब होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से करना होता है आपको। कोई टफ है इसमें? नहीं ना? अच्छा, क्या हो अगर आपके पास में ना क्वेश्चन में सपोज करो ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस cos x आ जाए, स्क्वायर ना आए, sin x प्लस cos x आ जाए, मल्टीप्लाई में नहीं है, अब ये प्लस में लिखे, आपसे बोले इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो करो, आपको जैसा लगता है वैसा करो। ठीक है, जो आपको लगता है वो आप करो। ठीक है, मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। कभी साइन और कॉस आपको दिखेंगे ना, तो आपको करना क्या है, उस केस में इंटीग्रेशन लिखना है। सबसे पहले तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 1/√2 मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, √2 से डिवाइड कर देना है। ऐसा समझो कि √2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, एक बार यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, है ना? सही है ना बात? √2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो ये 1/√2 तो बाहर आ सकता है, ये 1/√2, ये 1/√2 साइन और कॉस के बगल में लिखा था। तो आपको ये सोचना है साइन में या कॉस में 1/√2 कितने में आता है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस π/4 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस एक्स साइन π/4 साइन 45 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखा जा सकता है। तो हर बार क्या होगा, जनरली ये दो तरह से फॉर्मूले बनते हैं। एक तो होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। या तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे 1/√2 साइन की जगह पे डाल दो, साइन 45 डिग्री होता है। तो ये जनरली दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला बनेगा, विच इज कॉस एक्स माइनस। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, पहला वाला दूसरा वाला। पहला वाला ज़्यादा इजी है, इसलिए हम पहला वाला बना लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये इनमें से एक फॉर्मूला बनता है, आपको ये बताना होता है कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जैसे मैं पहला वाला बनाया अभी मैंने, तो 1/√2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस वाई, यानी x प्लस π/4 बन जाएगा। समझ गए? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आपको पता होगा। तो 1/√2 कॉसेक x प्लस π/4 हो गया। ठीक है, x प्लस π/4 हो गया। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन जो भी होता है, मुझे पता है इसका log 10x/2 होता है। ठीक है, तो वो लिखकर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो log मॉड के अंदर 10 x के प्लेस पे ये x प्लस π/4, एक मिनट, π/4 और अपॉन में 2 लिख देंगे, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, रुक जाए यार थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं प्लस सी। ठीक है, तो ऐसा है कि 10 में भी इसका आंसर आ सकता है, और 10 में ही आंसर आएगा। आप दूसरा उसमें जो कॉस में कन्वर्ट करोगे तो भी ये सेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में लास्ट में वो 10 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 π/4 प्लस x/2 सेट का एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों केसेस में सेम ही आंसर आएगा। आपको याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि हाँ, हम इसको इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप जब इसको सॉल्व करने बैठोगे, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर दे दिया, कुछ और पावर दे दी, तो बैठे हुए सोचते रहोगे, मान लेते मैंने होल स्क्वायर दे दिया, तो आप होल स्क्वायर खोल के बैठ जाओगे इसका, या कुछ और करने की कोशिश करोगे, है ना, या आप क्या करोगे, रैशनलाइज करने की कोशिश करोगे। तो इस पे काम नहीं बनेगा, आपको इसी तरीके से ना थोड़ा सा अप्रोच करना है इसको। तो जैसे ही आप अप्रोच करेंगे, ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे फिर इसको, है ना? समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को अप्रोच करने के अलग अलग तरह के तरीके होते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे बोला गया है I1 अगर ये है, I2 ये है, तो बताओ I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बनाओ इसको, आंसर एक बताइएगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले आप ये देख लीजिए I1 क्या दे रखा है। I1 दे रखा है e⁻x प्लस e⁻−x, नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा है e⁻x, है ना, और dx में। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e⁻−x को 1/e⁻x लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे यस सर लिख लो। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये I1 कुछ इस तरीके से आ रहा है, इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻x, इसको ऊपर पहुँचा दो dx।
तो I1 की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 dx। एंड I2 क्या है, I2 ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, I1 और I2 को ऐड करना चाहते हैं पहले। तो I1 और I2 को ऐड करना चाहते हैं, यानी इसको, ये I1 था, इसको इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं। dx का मतलब होता है 1, है ना। तो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 dx इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो नीचे के तो डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम ही है, ऐसा होता है तो ऊपर वाले भी सेम सेम ऐड हो जाते हैं। तो 2x प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा कट हो रहा है, 1 आ रहा है इसमें, और ये इंटीग्रेशन 1 बन गया है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो x होता है। x प्लस c इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सो इट इज अप टू यू कि आपने इसको कैसे करा होगा। I1 प्लस I2 की जो वैल्यू आ रही है मेरी, वो आ रही है x प्लस 2, समझ में आया, x प्लस सी, सॉरी। तो x प्लस सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात आ गई समझ में, हल हुआ था क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, है ना। चलिए, हुआ था आपसे, बहुत अच्छी बात है, आपसे हो गया था। तो एक क्वेश्चन और करिए। ये क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा इज, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। एक आंसर आपको बनाना है और सही आंसर बना के आपको मुझे देना है, ठीक है ना। कितना टाइम लोगे, अपने अकॉर्डिंग टाइम ले लो और एक आंसर इसका बताइए मुझे, ठीक है। चलो, तो मैं मान के चलूंगा कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बना लिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन में cos x माइनस cos थीटा। इसको खोल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कितना होता है नीचे, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, cos x माइनस cos थीटा, ठीक है, d थीटा। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया, ये 2 कॉमन आ सकता है तो 2 बाहर निकाल लो, तो ऐसे आ रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में cos x माइनस cos थीटा d थीटा dx, सॉरी dx, है ना। तो अब क्या करो, ये देखो एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसके जैसा ये लग रहा है ऊपर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर सपोज करो आपने पहले वाले को ए कंसीडर करा है, दूसरे वाले को बी कंसीडर करा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देख रहे हो। तो ये हो गया, 2 बाहर निकालो इंटीग्रेशन में, ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी। तो ऐसे इसको खोल सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया हमने, और dx ये लिख दिया। अब देखो इससे फायदा ये हो रहा है, ये और ये कट हो रहे हैं, तो ये दोनों अगर कट हो रहे हैं तो हमारे पास में देखो क्या मिल रहा है हमारे को मिल रहा है i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा और dx मिल रहा है, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस का साइन x होता है, ठीक है, और 2 को भारी रखते हैं। cos थीटा का कर रहे हैं तो cos थीटा एक कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करा जा रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है तो cos थीटा का नहीं करना हमारे को, cos थीटा इंटू 1 लिखना है, इस 1 का करना है हमारे को, क्योंकि थीटा का थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, x का कर रहे हैं। तो आप इसका फिर लिखोगे तो 1 का करोगे, 1 का x होता है तो x cos थीटा आ जाएगा इसका, प्लस c लिखो। ऑप्शन नंबर जो मैच करता है वो देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी इसलिए मैच नहीं करेगा, उसमें 2 ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता तो ज्यादा ठीक रहता, ब्रैकेट के बाहर मतलब, वरना 2 दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रखा इसलिए नहीं लेंगे हम उसको। बात समझ में आ रही, पक्का, चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद में 2 होमवर्क देंगे, तुम्हारे को छुट्टी कर देंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बोला गया है कि इंटीग्रेशन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, बता दो क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। आप बनाओ इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग जो बनता है आपको लगता है,
अगर आपका आंसर मैच कर गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करा तो क्या ही कर सकते हैं। है ना, क्या ही कर सकते हैं फिर हम। तो इसमें ना इंटीग्रेशन में एक चीज यूज करनी पड़ती है जो हम बहुत कम यूज करते हैं। वो चीज का नाम क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना। उसको बहुत यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। तो आप जितना यूज करोगे ना उतना ज्यादा आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, जनरली बच्चा कुछ भी कर सकता है इसके साथ में, जो उसका मन करे। लेकिन आप उसमें से मतलब क्या करोगे, आप क्या दिखता है आपको, क्या कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे इन चारों में से एक आंसर निकाल सकते हो, ये आपकी सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है। ये आपको डिसाइड करने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल है। ये साइन स्क्वायर थीटा और वन को एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पढ़ा ये फॉर्मूला? पढ़ा होगा आपने, मैंने। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं मान लेते हैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, ये वन माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगी, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ध्यान से देखो, ये इसके जैसी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको मैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो ये लिख दिया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो ये सिर्फ एक सिंगल कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो इंटीग्रेशन में डी थीटा। अब आई की वैल्यू ये है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो सेक स्क्वायर होता है। ये हो गया इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन होता है टेन, सेक स्क्वायर कहेंगे तो टेन थीटा प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर है। हल होगा क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही ज्यादा, है ना, लड्डू क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आपको करना था। देखो अगर आपसे नहीं हुआ तो बस उसका एक ही कारण हो सकता है, आप अप्रोच लगाना नहीं जानते हो। आपको थोड़ा सा ना, जब आप कैलकुलस करते हो तो आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़ोगे थोड़ी बहुत, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो पार्ट ही हो आपके कैलकुलस का, लेकिन आपको फिर भी कैलकुलस जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होकर ही आती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको जब तक नहीं आएगी तो आप कर नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैंने आपको। अगर ये चीज आपको नहीं पता कि sec x और tan x की जो वैल्यू होती है वो tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी तुम्हारे को, है ना। तो एक्स बाय टू सॉरी। तो आपको करना क्या है, अगर ये पता है तो ये वाली प्रॉब्लम, ये वाला जो फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम में आप यूज करना, आपका आंसर एकदम से बन के इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क में लिखो, खुद कर लेना। नेक्स्ट वाला ये वाला है, इसको भी होमवर्क में लिखो, खुद कर लेना। कर लोगे ना? अरे कर लोगे तुम, मुझे पता है तुम्हारा। ठीक है, इसका एक आंसर निकाल के रखना, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ये चार ऑप्शन है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। हमने इंटीग्रेशन का बेसिक सीखा है, इसको अच्छे से पढ़ के आना तभी सेकंड क्लास में बैठना। ठीक है, अगर सेकंड क्लास में बिना पढ़े बैठे तो बहुत ही बुरा होगा आपके साथ में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की क्लासेस में अभी तो बिल्कुल आसान आसान लगेगा, उसके बाद में लगना बंद हो जाएगा आपको। तो मैं वैसे पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% दूँ आपको और सारी चीज़ें सिखाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि 100% नहीं भी होता, कई बार टीचर की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से। तो फिर काम ये रहता है कि दोनों साइड से चीज़ें चलनी चाहिए, आपने भी मेहनत करी होनी चाहिए, तभी चीज़ें बैलेंस होंगी, है ना। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। पहले ये इंटीग्रेशन का जो बेसिक इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, पहले इसको कवर कर लीजिएगा अपनी बुक से या किसी से भी। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।